चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे, हमारी ये हिस्ट्री की क्लास है, अर्थात संपूर्ण भारत का इतिहास। तो ये क्लास जो है प्यारे बच्चों आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में जो है हम आपको मैराथन की तरह कवर कराएंगे और बहुत ही शानदार कंटेंट हमने आपके लिए इसमें जो है तैयार किया है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आराम मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देर ना लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके पास है सबसे पहले क्या, वेद। तो जैसे हम वेद की बात करेंगे तो वेद के जो संकलन करता है, वेद के जो संकलन करता है वो है हमारे महर्षि वेद व्यास जी। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। वहीं अगर बात करें वेद की, तो देखिए वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के वेद होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए एक ऋग्वेद है आपका, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है और एक अथर्ववेद है। तो ये कितने वेद हो गए? 4 वेद हो गए। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। ठीक है, वहीं यजुर्वेद को पढ़ने वाले को उदरवयु कहते हैं, सामवेद को उद्गात कहते हैं और अथर्ववेद को, ये जो है अथर्वा ऋषि द्वारा संकलित था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब अगर आप कहोगे कि सर ये वेद है, इसके बगल में क्या है, तो ये जो आपको अदर दिख रहे हैं, कहने का मतलब है इस साइड में ये आपके जो ये उपवेद हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से उपवेद भी जो है उनकी संख्या 4 ही होती है। तो देखिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और आपका शिल्प वेद। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आयुर्वेद के जो संकलन करता है वो धन्वंतरी हैं, धनुर्वेद के विश्वामित्र हैं, वहीं गंधर्व वेद के भरत मुनि हैं और आपका प्यारे बच्चों शिल्प वेद के विश्वकर्मा हैं। आगे एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखनी है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद की। तो देखिए ऋग्वेद में 10 पुस्तकें शामिल हैं। कितनी पुस्तकें हैं? 10 पुस्तकें शामिल हैं, जिन्हें मंडल के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ठीक है, इसमें लगभग 10,462 छंद हैं और 1,028 भजन है। तो 10,462 ऋचाएं हो जाएंगी और 1,028 सूक्तियां हो जाएंगी और 10 मंडल हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है। कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र है। और इस गायत्री मंत्र को ही क्या कहा जाता है? सावित्री मंत्र कहा जाता है। किसने इसकी रचना की है इस गायत्री मंत्र की? जो जानते होंगे आप, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसकी जो रचना की गई है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई है। वहीं 10वें मंडल में जो है, 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को वर्णित किया गया है, जिसको खिल कहा जाता है। 10वां मंडल अगर मैं बताऊं तो 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त की बातें कही गई हैं। पुरुष सूक्त जो है आपका, इसमें 4 वर्गों का विश्लेषण दिया गया है। वो जो आपके 4 मंडल हैं उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। तो ये बात आशा करता हूं आपकी समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, एक बात और ध्यान देना, ऋग्वेद में मैंने आपको बताया कि वेदों से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेदों से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें यजुर्वेद की, किसकी बात करें? यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद जो है प्यारे बच्चों, इसमें जो है गद्य और पद्य का संकलन है। ठीक है, गद्य और पद्य का संकलन है यजुर्वेद में। फिर मैं बताऊं सामवेद में, तो सामवेद जो है ये आपका संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद ये आपका टोना टुटका से संबंधित है। इसमें टोना टुटका से संबंधित है, वशीकरण है, प्रेम विवाह है, औषधियां हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। ठीक है, तो वेद आपने समझा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। देखिए अगर बात करें तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की रचना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों गुप्त काल में पुराणों की रचना की गई थी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा है। देखिए वेदों व वेदांगों की संख्या 4 एवं 6 है। वेद 4 हैं, वेदांग कितने हैं? 6 हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन प्रमाणिक कितने हैं? तो 13 हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? तो अल बरूनी थे। ठीक है, वहीं उपनिषद विषय वस्तु है तो दर्शन की विषय वस्तु है। ब्राह्मण शब्द जो है संबंधित है तो कर्म कांड से संबंधित है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया। विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। ठीक है, मैंने बताया था आपको। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? तो मनु स्मृति है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर हैं।
गायत्री मंत्र समर्पित है तो सूर्य देवता को समर्पित है। गोत्र शब्द कहाँ से मिलता है तो अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है तो कृष्ण है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब से कहाँ से माना जाता है तो आप कहोगे अलवर संतों के द्वारा माना जाता है। ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महाभारत का अन्य नाम क्या है तो प्यारे बच्चों जय संहिता है। ठीक है। महाभारत रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी और इसका फारसी में जो अनुवाद किया गया है वो रज्मनामा के द्वारा किया गया है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। हम आगे बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता में। किस में बात करेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता में बात करेंगे। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। सन 2024 में इसका नाम बदल के सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता कर दिया गया है, मतलब सरस्वती जोड़ दिया गया है। ठीक है। देखिए रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर बात करें सिंधु सभ्यता की खुदाई के बारे में तो जैसे कि आप देख रहे हो जो हमारा उत्तरी एरिया है, कौन सा एरिया है प्यारे बच्चों उत्तरी एरिया, तो मांडा है। मांडा जो चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है और कहाँ बसा हुआ है तो ये ध्यान रखना है आपको प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी चिनाब नदी कहाँ तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। प्यारे बच्चों दक्षिणी की बात करें तो दाइमाबाद है। ठीक है। दैमाबाद या दाइमाबाद कुछ भी बोल सकते हो। कहाँ तो महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के तट पर तो प्रवरा नदी के तट पर बसा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पूर्वी की बात करें प्यारे बच्चों पूर्वी की तो याद रखना पूर्वी में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर या आपका प्यारे बच्चों मेरठ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरठ में उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कौन सी नदी तो हिंडन नदी। इधर अगर पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी में आपको ध्यान रखना है सुतकांगेडोर। ठीक है। कहाँ है तो ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है तो पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे। तो ये बात आपको यहाँ पर पूरी समझ में आ गई होगी। देखिए सिंधु सभ्यता की खोज की अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों खोज की अगर मैं बात करूं तो 1921 ईस्वी में खोज हुई थी। किसके द्वारा हुई थी तो आप याद रखेंगे राय बहादुर साहनी जी ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी राय बहादुर साहनी जी। हालांकि बात 1856 की अगर मैं करूं 1856 में तो रेलवे ट्रैक पढ़ने के दौरान सर जॉन मार्शल के द्वारा कुछ अभिलेख प्राप्त हुए थे, कुछ पुराने अवशेष प्राप्त हुए थे, जिससे थोड़ा सा आइडिया लगाया था उन्होंने कि क्या यार ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो सर जॉन मार्शल 1856 में जब ये काम करा रहे थे तो उनको वहाँ पर थोड़ी सी कुछ चीज़ें मिली थी। ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले पॉइंट में। तो अगले पॉइंट को थोड़ा सा समझिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी किसने चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे तो सर जॉन मार्शल थे। मैंने पीछे आपको बताया था। देखिए हड़प्पा की खोज किसने की थी तो दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी तो रखालदास बनर्जी ने की थी। एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि मोहनजोदड़ो जो है इसी में एक स्नानागार प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था स्नानागार प्राप्त हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो स्नानागार जो था ये सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है। जिसके मध्य में एक स्नान कुंड था, 11.88 मीटर इसकी लंबाई थी, 7.1 मीटर के समथिंग चौड़ाई थी और 2.43 मीटर इसकी गहराई थी। ठीक है। वहीं अग्निकुंड यज्ञ वेदी जो है लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगर आगे बात करें तो देखिए हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो प्यारे बच्चों भाव चित्रात्मक थी। ठीक है। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे तो फराओ कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आग की खोज किसने की थी तो मतलब किस समय हुई थी तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। सबसे पहले पालतू कौन बनाया गया था तो कुत्ता जो है सबसे पहले पालतू जीव बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक की सभ्यता थी। हड़प्पा किस नदी के तट पर है तो प्यारे बच्चों रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है तो लोथल है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे तो लोहे से, ये लोग अनभिज्ञ थे। ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर जो रंग प्रयोग किया जाता था वो लाल रंग प्रयोग किया जाता था। मृदभांड चावल के दाने कहाँ से मिले हैं प्यारे बच्चों तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है।
सिंधु सभ्यता के लोगों ने किसकी पूजा की? तो प्यारे बच्चों मातृ देवी की पूजा करते थे और उर्वरता की देवी मानकर ये धरती की भी पूजा किया करते थे। सेल खड़ी की मोहरें प्राप्त हुई थी। प्यारे बच्चों सिंधु घाटी के लोगों के जो है नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का इन्होंने जो है प्रयोग किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये करता है कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें कहां से प्राप्त हुई? तो कालीबंगन से प्राप्त हुई थी, ठीक है। चलिए अगला ये बात करेंगे प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बुद्ध जन्मे थे, कहने का मतलब है लुम्बिनी में इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी कह सकते हो आप, ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, माता प्यारे बच्चों इनकी माया देवी थी। इनके जन्म के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी और जब मृत्यु हो जाती तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो थी या फिर सौतेली माँ कह सकते हो प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है यशोधरा नाम की एक युवती से विवाह कर लिया था और पुत्र का नाम प्यारे बच्चों राहुल था। इनके जीवन के 4 दस बहुत अनमोल हैं। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। तो ये चीजें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। बात करें अगर इनकी मृत्यु की तो कुशीनगर में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है उसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। बुद्ध के गुरु कौन थे प्रथम? तो अलार कलाम जो है इनके पहले गुरु थे। और अगर बात करें तो जैसे अलार कलाम के बाद इन्होंने किससे शिक्षा ली? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। क्या याद रखोगे? रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने शिक्षा ली थी, जिससे उन्होंने उनसे योग का ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है, याद रखना। आगे बात करें तो बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था प्यारे बच्चों? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था तो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। इनके त्रिरत्न क्या थे? तो बुद्ध धम्म संघ, ठीक है, ये इनके त्रिरत्न थे। वहीं बात करें तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी थी? जातक थी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पिटक। पिटक जो है 3 प्रकार का है, ठीक है। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल कौन सी है? तो चैत्य मंडप जो है उसके पूजा स्थल को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो अश्वघोष थे। अजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन था? तो मक्खली गोसाल था। तो आशा करता हूं ये वाला पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे यहाँ पर अब हम जैन धर्म की। किसकी बात करेंगे? जैन धर्म की। जैन धर्म पे चर्चा करेंगे। तो देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन थे प्यारे बच्चों? ऋषभदेव प्रथम आपने समझ लिए। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। वहीं एक बात याद रखना 23वें प्यारे बच्चों बहुत पूछता है, तो वो थे आपके पार्श्वनाथ, ठीक है, जो काशी के एक बहुत ही अच्छे शासक अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख जो है कल्पसूत्र से मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो महावीर जो थे आपके, इनके जो पिता थे महावीर स्वामी के, उनका नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था बुद्ध के, ये बात आप ध्यान रखना, कोई गड़बड़ मत करना। तो इनके पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। वहीं अगर बात करें तो इनकी पत्नी थी प्यारे बच्चों, उनका नाम था यशोधा, ठीक है। क्या नाम था इनकी पत्नी का? यशोधा नाम था। वहीं बात करें इनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम प्यारे बच्चों वर्धमान था। 30 साल की उम्र में इन्होंने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई जिनका नाम था नंदीवर्धन, उनसे जो है इजाजत लेके 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो है आपका जरम्बिक ग्राम एक था, उसके निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनके जो दामाद थे वो ही इनके प्रथम अनुयायी थे, उनका नाम था जामिल। चलिए तो देखिए वैशाली में मैंने बताया कि इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व हुई थी। और वहीं अगर बात करें तो जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व हुई थी। महावीर किस घराने से संबंधित है? तो क्षत्रिय महापरिवार से इनका संबंध है, ठीक है। अगर बात करें तो देखिए महावीर और बुद्ध दोनों ने सर्वाधिक उपदेश जो है दिए थे, तो वो मगध में दिए थे
और मगध नरेश के यहाँ, ठीक है। देखिए जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण कह सकते हो, जैन व्यवस्था के अनुसार, ठीक है। देखिए इसके दो संप्रदाय थे जैन व्यवस्था के अनुसार। कितने संप्रदाय थे? दो संप्रदाय थे प्यारे बच्चों, एक दिगंबर और एक श्वेतंबर। श्वेतंबर जो थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे और जो दिगंबर थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। मौखिक रूप से भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेश को 12 मुख्य ग्रंथों में संकलित किया गया है। उसे जो है अंग बाह्य आगम कहा गया है या अंग आगम के बाहर कहा गया है, ठीक है। ये ग्रंथ अंग आगम के विस्तार हैं। वहीं अगर बात करें तो इन्हें श्रुत केवलिन द्वारा संकलित किया गया है। और किस भाषा में प्यारे बच्चों? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। किस में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय जो थे प्यारे बच्चों, श्वेतांबर और दिगंबर, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था? तो मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है। ये ईश्वर की मान्यता नहीं मानते थे, ठीक है। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शिनी था प्यारे बच्चों, पीछे मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये बात याद रखना। इनकी जो बिछुड़ी थी उनका नाम प्यारे बच्चों आपका चंदना था। क्या नाम था? चंदना था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। तो आइए बात करेंगे थोड़ी सी मगध साम्राज्य में। किसमें? मगध साम्राज्य। देखिए मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें? तो अंगुत्तर निकाय से जो है हमें 16 महाजनपदों का जो है वो मिलता है, ठीक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग थे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र कहाँ बसा हुआ है प्यारे बच्चों? तो गंगा सोन के संगम पर बसा हुआ है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार को माना जाता है। अमित्र घात के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है। जनपद अवंती की राजधानी कौन थी? तो उज्जैन थी। नंद वंश का अंतिम शासक प्यारे बच्चों घननंद था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? तो ईरानियों ने किया था। भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर था, ठीक है, जो मकदूनिया का शासक था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध जो हुआ था उसे क्या कहते हैं? तो चाहे आप हेडेस्पीच का युद्ध बोल दो, चाहे वितस्ता का युद्ध बोल दो, चाहे झेलम का युद्ध बोल दो। सिकंदर के गुरु जो थे अरस्तु थे और पिता का नाम फिलिप था, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु की बात करें तो 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हो गई थी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करेंगे मौर्य वंश की। किसकी? मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। वहीं मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? तो विष्णु पुराण से मिलती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त अनुयायी किस धर्म के थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे प्यारे बच्चों? तो चाणक्य थे। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य जो रचना जो है अर्थशास्त्र वो किससे संबंधित है? तो वो प्रशासन के लिए संबंधित है। उसमें प्रशासन का वर्णन किया गया है जो अर्थशास्त्र है, ठीक है। आगे देखिए चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध जो है यूनानी था वो मेगास्थनीज था। और इस मेगास्थनीज ने जो है आपके इंडिका पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। शिलालेख का प्रचलन जो है प्रारंभ किया गया वो अशोक के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। अशोक ने धर्म को कब स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध में जो भीषण नरसंहार हुआ था तो उसके बाद जो है इन्होंने धम्म स्वीकार कर लिया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आप कहोगे अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा करवाई गई थी। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम टी फैंतलर द्वारा की गई थी। और अशोक के अभिलेखों को अगर किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी को पढ़ा था। वहीं अगर बात करें आगे तो हरिसेन का एक इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है जो हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। समुद्रगुप्त जिनको नेपोलियन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। किसके नाम से? नेपोलियन के नाम से। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक प्यारे बच्चों वृहद्रथ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की जो नींव है वो डाली थी। भरहूत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो आप याद रखोगे प्यारे बच्चों देवभूति को माना जाता है। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यमन शासक कौन था? तो डेमेट्रियस प्रथम था। डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है।
पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितनी बार करवाया? तो 2 बार करवाया है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग ने की थी। दसराग युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया तो पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे तो हिंदू यूनानियों ने जारी किए थे। आइए बात करेंगे आगे। देखिए, अगर मैं कहूँ शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो यहाँ से कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के किसने चलवाए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे आप विक्रमादित्य कहते हो। ठीक है, वहीं बात करें तो शीशे का सिक्का किसने चलवाया था? तो सातवाहनों के शासकों ने चलवाया था। कौन सा? शीशे का सिक्का। शीशे का सिक्का किसने चलवाया? तो सातवाहन शासकों ने जो है चलवाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े के सिक्के चलवाए थे। किसके चलवाए प्यारे बच्चों? चमड़े के सिक्के चलवाए गए थे। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अब देखिए, अगर बात करें तो रुपए का सिक्का शेर शाह सूरी ने चलवाया था और आना का सिक्का किसने चलवाया? तो शाहजहां ने चलवाया। इस जगह मैंने पूरी सिक्कों से संबंधित ही डिटेल आपको बताई है। आगे आइए बात करते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहाँ बनी हुई है या किसने बनवाई? तो कुषाण काल में बनवाई गई थी। ठीक है, देखिए, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी। ठीक है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का जो है प्रचलन हुआ था। चोल वंश के शासन में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था। दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ? तो गुप्त काल में ही हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है तो शक संवत पर आधारित है। चरक थे तो आयुर्वेद के जनक थे चरक। सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया कनिष्क ने करवाया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक प्यारे बच्चों कौन था? तो वासुदेव जी जो थे ये कुषाण वंश के अंतिम शासक थे। चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे अगला गुप्त वंश की। किसकी? गुप्त वंश की। देखिए, गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है? तो प्यारे बच्चों वायु पुराण से मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और किसने कहा था? तो बीसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। ठीक है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए फोटो किसकी अंकित है? तो समुद्रगुप्त की। भारत का बिस्मार्क कहते हैं किसे? तो वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो नागार्जुन को। भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? अशोक घोष को। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो नादिर शाह को कहते हैं। इस जगह जितने भी हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? प्यारे बच्चों हरिसेन था। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फयान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? तो उज्जैन को बनाई थी। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? तो रूपक और दीनार कहा जाता था। रजत को क्या कहा जाता है? रूपक, और जो है आपका स्वर्ण को दीनार कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों? तो कुमारगुप्त था। ध्वस्त किसने करवाया था? तो बख्तियार खिलजी ने। सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा 770 से 810 ईस्वी के मध्य हुई थी। महरौली में राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। गंगई कोंड किसको कहा जाता था? तो राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते थे? गुप्त काल को कहते थे प्यारे बच्चों। और वहां की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो विष्णुगुप्त को कहा जाता है। चलिए आइए कुछ प्रमुख राजवंशों का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, वर्धन साम्राज्य। तो प्यारे बच्चों एक बात समझिए, चाहे वर्धन साम्राज्य आ जाए और चाहे पुष्यभूति वंश आ जाए, दोनों एक ही बात है। इसका संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति ही थे। ठीक है, देखिए पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इसकी राजधानी थानेश्वर, हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्धमान थानेसर स्थान था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन एक थे। इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता थे तथा प्रथम प्रभावशाली शासक थे। और इसी वंश में शशांक आता है। शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था और उसको जो है बोधि वृक्ष काटने के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था। कहाँ? तो कन्नौज। स्थापित का मतलब स्थानांतरित किया था। ठीक है, भूमि देने की सामंती प्रथा
को किसने प्रारंभ किया? तो हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक सीयू की है, ठीक है। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कौन था? तो बाणभट्ट था, हर्षचरित के लेखक थे। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी पूर्व ईस्वी में पराजित किया। कहाँ? तो नर्मदा नदी के तट पर। आगे अगर कहूँ तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करवाता था। कहाँ? तो प्रयागराज में। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु को कहा जाता है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नटराज की मूर्तियां कहाँ हैं? तो चोल काल की नटराज की मूर्तियां जो हैं किस काल की हैं? तो आप कहोगे चोल काल की हैं, ठीक है, चोल वंश की। बात अगर प्यारे बच्चों मैं थोड़ी सी चोल वंश की करूं तो देखिए 9वीं शताब्दी में चोल वंश जो है पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। कहने का मतलब जब पल्लव समाप्त हो जाते हैं। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। कौन थे? विजयालय, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। तंजावुर का वास्तुकार कौन था? तो कुंजर मल्लन राज पेरुबच्चन थे, ठीक है। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही। राज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था, ठीक है। आइए आगे पॉइंट समझते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंते दुर्ग को माना जाता है। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। चालुक्यों की राजधानी प्यारे बच्चों वातापी थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र था, ठीक है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में किसके द्वारा लाया गया? तो ग्रीकों के द्वारा लाया गया। नौ सैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो चोल प्रसिद्ध थे। स्थानीय स्वशासन विशेषता किस समय की थी? तो चोल वंश की थी। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्रम थी, ठीक है। हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। हुड़ों का प्रथम शासक कौन था? तो तोरमाण था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों? खिज्र खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। संगम युग जो है इसका महान शासक कौन था? तो करिकाल संगम था, ठीक है। प्रथम एवं तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम में हुआ था, अलवई में, ठीक है। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि थे। चलिए बात करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्यारे बच्चों अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो एक बात ये ध्यान रखना, 712 ईस्वी में किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, ठीक है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ही था। महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था 17 बार, ठीक है। पहला आक्रमण इसका जो था वो 1001 ईस्वी में था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया गौरी को, ठीक है। लेकिन 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी ने हराया पृथ्वीराज चौहान को। उसमें जो है धोखा हुआ था। किसके साथ धोखा हुआ प्यारे बच्चों? तो ये धोखा हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ। उनके ही दोस्त थे जयचंद ने उनको धोखा दे दिया था और वो गौरी की तरफ मिल गया था। वरना इतनी हिम्मत गौरी में कहाँ थी कि पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर को हरा देता। वो उसने छल से हराया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। किसके द्वारा? तो महमूद गजनवी के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद के काल में। जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है। चलिए बात करेंगे हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसके द्वारा बनवाया गया? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 में। कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ था किसने बनवाया था? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के ने किस 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? क्या? जंतर मंतर। तो जंतर मंतर जो है भारत में 4 जगह पर बना हुआ है। कहाँ? एक तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर तथा मथुरा में बना हुआ है। पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? तो जौनपुर को ही कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था?
तो 1565 में हुआ था। विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य हुआ था। मीराबाई किसके समकालीन थी? तो तुलसीदास के समकालीन थी। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे बच्चों 1499 ईस्वी के लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, गुलाम वंश अर्थात सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्यारे बच्चों, ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। लेकिन शुरू किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। आगे अगर बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था तो बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है प्यारे बच्चों, ये लाखों का दान करता था। ठीक है। वैसे तो काफ़ी अच्छा इंसान था मोहम्मद गौरी वगैरह की तुलना में, क्योंकि इन्होंने तो हमले किए थे, लेकिन ये ऐसा नहीं था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ऐबक ने ही बनवाया था। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किसे किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ठीक है। एकता सेना का गठन किया गया था तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी प्यारे बच्चों? तो फारसी थी। ठीक है। आइए देखेंगे आगे। देखिए प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश में ही जो है आगरा नगर की या आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं बात करें तो गुप्तचर विभाग को संगठित किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था। देखिए, दो चीजें, दुअस्पा और सी अस्पा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये जहांगीर के द्वारा की गई थी। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने चलवाया था। वहीं शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो वो आपका इल्तुतमिश था। ठीक है। चंगेज खान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1221 ईस्वी में इसने जो है भारत पर आक्रमण किया था। वहीं अगर शासन पूछता है कि आक्रमण जब इसने किया था तो शासन कौन था? तो इल्तुतमिश के शासन में इसने जो है भारत में आक्रमण किया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में बना हुआ है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो जूना खां था। ठीक है। सनकी अर्थात पागल सुल्तान किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। देखिए, इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में ही आया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मदुरई में जो है मीनाक्षी मंदिर प्यारे बच्चों आपका स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। देखिए आगे बात करेंगे कि हम्बुराबी शासक था कहाँ का? तो बेबीलोन का शासक था। अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि हुई थी। अगला अगर मैं कहूँ आपसे कि घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये प्रथा शुरू करवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करूं तो देखिए, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। ठीक है। और यहाँ अगर मैं कहूँ आपसे तो गुलाम वंश के पश्चात खिलजी वंश की स्थापना हुई थी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन ही था। ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कहूँ तो कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन के नाम की अगर बात करूं प्यारे बच्चों, अगर इसके बचपन की नाम बात करूं तो इसके जो बचपन का नाम था वो अली गुरसस्प था। और जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था बलवन के लाल महल में। तो ये बात आपको याद रखनी है। राज्याभिषेक के तुरंत बाद इसने खुद को सिकंदर एसानी और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। अलाउद्दीन का सेनापति था, उसका क्या नाम था? तो मलिक काफूर था। गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में इसे खरीदा गया था। इसलिए जो है
आप कह सकते हो कि मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण भी किया गया था, राणा रतन सिंह को मार दिया गया था वहां पर, ये बात आप याद रखेंगे। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति मलिक कफूर था। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव थे, उन्होंने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट दे दिया था। आज मानते हैं कि वो हीरा जो है ब्रिटेन में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि घोड़ा दागने और हुलिया बदलने, ठीक है, इसकी प्रथा किसने शुरुआत की थी? तो आप अलाउद्दीन को कह सकते हो। चराई कर और जो है गड़ी कर लगाने वाला भी प्रथम शासक कौन था? तो यही अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली, अगला पॉइंट क्या है? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। पर बच्चों बहुत खतरनाक थी ये, बहुत खतरनाक। कहने का मतलब है अगर आप 1 किलो वजन दे रहे हो किसी को, 1 किलो चीनी अगर दे रहे हो और 1 किलो चीनी की जगह अगर 980 ग्राम चीनी हो गई तो ये समझ लो कि 20 ग्राम ये मांस निकलवा लेता था। इतना खतरनाक और वैसी दरिंदा था, समझ रहे हो। फिर देखिए बात करेंगे विजयनगर की प्रथम राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी? तो आप कहोगे पेनुकोंडा थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, ये दोनों भाई थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय जो है शासन में थे। अगला मैं कहूँ तो कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यास, जो है व्यास राज, इनको आंध्र भोज कहा जाता है। तो आंध्र भोज को ही अगर मैं कहूँ तो कृष्णदेव राय के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो कृष्णदेव राय के नाम से जाना जाता था। फिर देखिए अगर बात करें तो विट्ठल मंदिर या विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन गगू थे। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। ठीक, बहमनी वंश का अंतिम शासक कुली मुल्ला था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहमनी वंश से संबंधित जितने भी हैं। आइए प्यारे बच्चों बात करेंगे अब मुगल साम्राज्य की। ठीक है, पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। किसकी? मुगल वंश की। तो जब मुगल वंश की थोड़ी सी पृष्ठभूमि आप समझोगे या मुगल साम्राज्य की, तो आप एक बात यहाँ पर ये ध्यान दे सकते हो कि मुगल वंश के जो उत्तराधिकारी थे, देखिए अगर मैं बात करूं तो तैमूर के 5वें वंशज जिनका नाम था बाबर। ठीक है, क्या नाम था? बाबर। तो तैमूर के 5वें वंशज जिनका नाम था बाबर, तो बाबर जो है सबसे पहले यहाँ पर आता है। किसके बाद? तो जो आपका लोदी वंश था उसको हराने के बाद जो लोदी के चाचा भतीजे थे, उन्होंने जो है बाबर को फरगना से बुलवाया था, दावत दी थी कि आओ और जो है इसे हराओ, लोदी को। तो बाबर वहां से तोप लेके आता है। भारत में सर्वप्रथम तोप किसने प्रयोग की थी? तो बाबर ने की थी। जब ये भारत आता है तो आने के बाद ये लोदी को हरा देता है। पानीपत का पहला युद्ध होता है और उस युद्ध में जो है ये हरा देता है उसे। तो पानीपत के युद्ध में हरा देता है और हराने के बाद ये वापस फरगना नहीं जाता है। तो ये कह सकते हो तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बाबर आता है, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर जिसे सलीम कहा जाता है, और सलीम के बाद जो है प्यारे बच्चों जहांगीर का बेटा आता है जिसका नाम था शाहजहां। शाहजहां के 4 बेटे थे, औरंगजेब, शाह गुजा और मुराद बख्श दारा सिकोह। ठीक है, लेकिन यहीं तक ये बढ़िया चल पाता है, उसके बाद तो इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो आप कह सकते हो कि 1526 से 1857 तक वैसे ये जाता है। तो मैंने आपको बताया, अगर मैं बताऊं आपको तो जैसे बाबर है, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो आगरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा मतलब पहले आगरा में था, बाद में उसे उखाड़कर मतलब उसकी कब्र को निकाल के काबुल में दफनाया गया था। ये बहुत बड़ा काम किया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है, अकबर का सिकंदरा आगरा में बना हुआ है, जहांगीर का लाहौर में बना हुआ है, शाहजहां का आगरा में बना हुआ है, औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में बना हुआ है। तो ये तो आपने मकबरे समझे, इसकी पृष्ठभूमि आपने थोड़ी समझ ली है। आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ठीक है, कौन था प्यारे बच्चों? तो मुगल वंश साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। मुगल शासकों का सही क्रम क्या है? तो देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उसके बाद लास्ट में आता है बहादुर शाह। वैसे तो शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। ठीक है,
फिर देखिए बात करें तो बाबर का पूरा नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन बाबर था। ठीक है, और बड़ा भी है। बाबर का जन्म, प्यारे बच्चों यहाँ पर जन्म है, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी फरगना में हुआ था। ठीक है, बाबर की मृत्यु के बारे में बात करें तो 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ था। देखिए बाबर जो था इसने 4 युद्ध लड़े थे टोटल। कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध। तो आप ये कह सकते हो कि पहला युद्ध जो था पानीपत का युद्ध था। मैंने आपको बताया था कि पहला युद्ध पानीपत का था, 1526 में लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की ही विजय हुई थी। दूसरा 1527 में खानावा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के साथ। तीसरा चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में मेदनी राय और जो है बाबर के बीच। चौथा घाघरा का युद्ध ये 29 में हुआ था, महमूद लोदी और जो है आपका बाबर के बीच। सबसे बड़ी बात ये रही कि इन सब युद्धों में जो है बाबर की ही विजय हुई थी। और दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहूँगा मैं कि इन युद्धों के बाद जैसे 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी, 1529 में घाघरा और 1530 में जो है ये मर जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। फिर देखिए अगर मैं यहाँ बताऊँ तो खानवा का युद्ध मैं ये बता चुका हूँ आपको। बाबर नामा की रचना की थी, तो बाबर नामा की जो रचना की गई थी वो बाबर ने खुद लिखी थी। किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। ठीक है, और यही रीजन था कि जब बाबर अपनी रचना खुद करता है तो लोगों को, जब ये मर गया तो लोगों ने उसे दफना दिया था आगरा में। लेकिन बाद में जब इसकी लिखित रचना को पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि मतलब मैं जब मर जाऊं तो मुझे काबुल मतलब जो है कि काबुल में दफनाया जाए। इसीलिए उसकी कब्र को निकालकर दोबारा काबुल में दफनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो दौलत खान लोदी और आलम खान ने दिया था। पीछे मैंने बताया था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तोप खाना। मैंने कहा था ना भारत में सर्वप्रथम तोप किसने प्रयोग की थी? तो बाबर ने प्रयोग की थी। और तोप खाने की वजह से जो है ये जीत जाता है। हालांकि इसके पास 2 बहुत ही खतरनाक तोपांची भी थे। ठीक है, चलिए। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो लोदी के साथ हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये प्यारे बच्चों जो हुआ था ये 1556 ईस्वी में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। ठीक है, तो ये 1761 में हुआ था। ठीक है, देखिए आगे बात करें प्यारे बच्चों तो पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व तो किसने किया था? तो बैरम खान ने किया था। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। आगे समझिएगा, बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। लंपट मूरख किसे कहा जाता है? तो जहांदर शाह को कहा जाता है लंपट मूरख। ठीक है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था कालानौर किला पंजाब में। ठीक है, अकबर की माँ का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम था। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसको दी थी? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो अब्दुल समद को दी थी। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था प्यारे बच्चों? तो अकबर ही था। ठीक है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिच थे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 किसके बीच हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि अकबर को जो है सिकंदरा में दफनाया गया था। ठीक है, कहाँ? सिकंदरा में। प्यारे बच्चों सिकंदरा जो है ये आगरा के उसमें ही आता है। ठीक है, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था, क्योंकि ये बहुत कम उम्र में जो है राज्याभिषेक करवा लेता है। मुगल काल के राज की भाषा प्यारे बच्चों क्या थी? तो फारसी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था किसने? तो अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, बुलंद दरवाजा, मैंने क्या कहा? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो आप कहोगे कि अकबर ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ बना हुआ है? तो फतेहपुर सीकरी में। अगर मैं कहूँ, देखिए आपसे अगर मैं ये कहता हूँ अकबरी महल कहाँ बना हुआ है? तो आगरा में बना हुआ है। जहांगीरी महल कहाँ बना हुआ है? तो वो फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। देखिए जहांगीरी महल अलग है और जहांगीर महल अलग है। अगर जहांगीरी महल बोलता है तो फतेहपुर सीकरी में लगाना है, अकबर ने ही बनवाया था। और जहांगीर महल बोलता है तो वो आप आगरा लगाओगे। ठीक है, अकबरी महल भी आप आगरा लगाओगे, आगरा का किला भी आप आगरा लगाओगे। अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया फतेहपुर सीकरी, क्या बताया है प्यारे बच्चों? फतेहपुर सीकरी।
अगर मैं फतेहपुर सीकरी की बात करूं तो देखिए दीवान ए आम बना हुआ है, दीवान ए खास बना हुआ है, पंच महल बना हुआ है, हवा महल बना हुआ है, मरियम महल बना हुआ है, जामा मस्जिद बनी हुई है, और वहीं अगर मैं बात करूं तो तुर्की सुल्तान का जो है महल भी बना हुआ है, तो बुलंद दरवाजा भी देखो वहाँ बना हुआ है। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वहाँ पर बनी हुई हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ आगरा की, तो देखिए दीवान एक खास एक आगरा में भी बना हुआ है, दीवान ए आम आगरा में भी बना हुआ है, शीश महल आगरा में भी बना हुआ है, ठीक है, नगीना मस्जिद आगरा में है, जामा मस्जिद आगरा में, मच्छी भवन आगरा में, ठीक है, लाल किला दिल्ली में है, मोती मस्जिद कहाँ है तो आगरा में है, जहानाबाद दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। चलिए देखिए अकबर ने क्या लिखा है प्यारे बच्चों, अकबर ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की तो 1567 ईस्वी में प्राप्त की थी। सिरे अकबर के लेखक कौन थे तो दारा सिकोह जो है प्यारे बच्चों सिरे अकबर के लेखक थे। तुलसीदास समकालीन थे किसके तो अकबर के, ठीक है। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया कब तो 1562 में। सिर्फ यही नहीं कि अकबर ने 1565 में दास प्रथा का अंत किया था, अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिली तो 1562 में। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया तो 1563 में, अकबर की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। जजिया कर कब समाप्त किया तो 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कब की थी तो 1571 में। इबादत खाने की स्थापना कब की तो 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश कब हुआ तो 1578 में। मजहर की घोषणा कब हुई तो 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई तो 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत कब हुई तो 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की गई प्यारे बच्चों 1585 में। तो पूरी चीज मैंने यहाँ पर आपको बता दी, ठीक है। आ जाइए देखिए बात करें आगे। आगे अगर मैं बात करूं तो गौर कीजिएगा, मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसने किया तो अकबर ने किया। दीन ए इलाही और तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने कब शुरू किया तो 1582 में। बीरबल का वास्तविक नाम महेशदास था प्यारे बच्चों। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में, सही है। तुगलक वंश का अंत हुआ 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी रामानुजाचार्य के द्वारा। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था तो विलियम हॉकिंस था प्यारे बच्चों। 1608 से 1611 तक रहा। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार जो पक्षियों के थे उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे। तो ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। मैं सारी चीजें फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। देखिए मुमताज महल का असली नाम क्या था तो अर्जुमंद बानो बेगम था, ठीक है। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को किसने बनवाया तो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का जन्म कब हुआ तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था तो लाहौर में हुआ था प्यारे बच्चों। शाहजहां की अगर बात करूं तो शाहजहां के समय में ही तख्ते ताउस का निर्माण हुआ था, ठीक है, अर्थात मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था, जिसे बाद में औरंगजेब हाथियों से कड़िलवा कर प्यारे बच्चों आपका दिल्ली ले जाता है। शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है A.L. श्रीवास्तव के द्वारा, ठीक है। तो अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है तो शाहजहां का एक पुत्र था जिसका नाम था दारा सिकोह, उसे लघु अकबर कहा जाता था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा सिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के नाम से किया था, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी किसे कहा जाता है तो शाहजहां के समय को ही कहा जाता है, ठीक है। शाहजहां को कोहिनूर हीरा जो है मीर जुमला के द्वारा उपहार में प्राप्त हुआ था। लाल किले का निर्माण, दिल्ली के लाल किले का निर्माण इसी ने करवाया था, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा शाहजहां के बारे में समझा, ठीक है। आइए आगे बात करेंगे। देखिए शाहजहां के बचपन का क्या नाम था तो खुर्रम नाम था। शाहजहां की माता का क्या नाम था तो जगत गोसाई नाम था। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था तो आगरे के किले में रखा था, और एक दिन उसने ये कहा कि भाई मुझे ताजमहल देखना है। किसने कहा शाहजहां ने। तो इसने ताजमहल नहीं दिखवाया लाल किले से, ठीक है, ताजमहल नहीं दिखवाया, और उसी किले को थोड़ा तोड़वाकर उसमें शीशा लगा दिया, बोला यहीं से देखो, पास से नहीं दिखवाया, ठीक है। आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया तो जहां आरा बेगम ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया तो औरंगजेब ने करवाया था। तानसेन का मकबरा कहाँ है प्यारे बच्चों तो ग्वालियर में है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे तो मोहम्मद गौस थे, ठीक है। हुमायूं नामा के रचनाकार गुलबदन बेगम थी।
औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो याद रखना दारुल इस्लामी था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था, तो मीर बाकी ने करवाया था प्यारे बच्चों। किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था, बाबर का एक सेना नायक था। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। देखिए, फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था तो अकबर ने बनवाया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। बात हुमायूं की हुई है प्यारे बच्चों, एक बात समझना, हुमायूं के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए हुमायूं के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? ठीक है, कौन सा? तो स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित ये भारत का प्रथम दोहरे गुम्बद वाला मकबरा था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। माना जाता है कि जो है लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन पर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान भी दे दी, क्योंकि हुमायूं और शेर शाह सूरी इन दोनों का बहुत तगड़ा कनेक्शन था। ठीक है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कभी बनी नहीं थी। कई बार शेर शाह सूरी ने इसे भगाया, भगाने के बाद बीच में शासन भी इसने छीन लिया था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि बहार खान लोहानी ने दी थी। शेर शाह के शासन में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारियों को मुंसिफ अथवा आमिल कहा जाता था। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना था? तो शेर शाह सूरी बना था। कन्नौज का युद्ध जो था प्यारे बच्चों, वो बहुत ही भयावह युद्ध था, खासकर किसके लिए? तो हुमायूं के लिए। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा काम जीटी रोड का था, मतलब जो है जीटी रोड बनवाने का काम किया गया था किसके द्वारा? तो आप शेर शाह सूरी कहोगे। और एक समय ऐसा आता है कि कलिंजर को घेर लेता है शेर शाह सूरी और उसमें एक गोला दागता है, लेकिन वो गोला उसकी दीवार को नहीं भेद पाया, कलिंजर के किले को नहीं भेद पाया और उस दीवार से टकराकर इसी के ऊपर जो है गिर जाता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए, बात करें, ज्योतिष में विश्वास रखने वाला शासक भी जो है हुमायूं था। सप्ताह में 7 दिनों 7 अलग रंग के कपड़े पहनने का जो नियम बनाया था वो हुमायूं ने बनाया था। 25 जून 1539 में चौसा का युद्ध में शेर खान अर्थात शेर शाह सूरी को हुमायूं ने पराजित कर दिया था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा का निर्माण जो हुआ था अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के देखरेख में हुआ था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में निर्माणाधीन रहा था, जिसका निर्माण मीरक मिर्जा गयास बेग ने करवाया था प्रधान कारीगर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाहदरा में स्थित है। जहांगीर के बचपन का नाम प्यारे बच्चों सलीम था। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी, उनका ही नाम जो है मेहरुन्निसा था। ठीक है, जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण करवाया और इसमें जो प्रमुख सदस्य थे वो शहजादा खुर्रम को बनाया गया था। उसके बाद उनकी माँ असमत बेगम, फिर एतमादुद्दौला, फिर मिर्जा गयास बेग, फिर आसफ खां, इस प्रकार से जो है वो प्रभाव में 1627 तक लगभग रहा था। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में ही थी। द्विअस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो है जहांगीर ने शुरू करवाई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा? तो विलियम हॉकिंस को भेजा और जहांगीर ने ही विलियम हॉकिंस को जो है इंग्लिश खान की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, न्याय की जंजीर जहांगीर द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, मयूर सिंहासन में हीरा लगा था किसका? तो कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है, मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया था? तो बादल खां के द्वारा बनाया गया था। चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे आगे हम औरंगजेब की। किसकी बात करेंगे? औरंगजेब की। तो औरंगजेब के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो आपको ये बताना चाहता हूं। देखिए, औरंगजेब जो था वो शाहजहां और मुमताज का बेटा था, लेकिन शाहजहां से औरंगजेब की और औरंगजेब की शाहजहां से बिल्कुल नहीं बनती थी। चलो, शाहजहां की तो थोड़ी बहुत बनती भी थी, लेकिन औरंगजेब जो है शाहजहां से बहुत नफरत करता था। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं तो दिलरास बानो बेगम, कौन?
तो दिलरास बानो बेगम जिनका नाम रबिया बीबी था के साथ इनका निकाह हुआ था। किसका? औरंगजेब का। गुरु हरकिशन के बेटे गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था। कहने का मतलब है ये जिंदा पीर था। कौन था? जिंदा पीर था। प्यारे बच्चों, मैं अगर बताऊं तो आगरे पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। आगरा पर सिंहासन किसका था? तो इनके जो पिता थे, शाहजहां का सिंहासन था। इन्होंने अपने पिता को मारने के लिए भरसक प्रयास किए, बहुत ज़्यादा प्रयास किए, लेकिन इन्होंने कम से कम माना जाता है कि 6-7 बार तो जहर भेजा उनको पीने के लिए, लेकिन वो दूसरे लोगों ने पी लिया वहाँ जो शासन में थे और उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के जो गुरु थे उनका नाम मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी ने 1679 में जजिया कर लगा दिया था, ठीक है। जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था। देखिए, जजिया कर एक गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क व स्त्रियों से ये नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल लिया। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित था, किंतु अकबर ने 1564 में इसे बंद कर दिया। औरंगजेब आए 1679 ईस्वी में मारवाड़ में जजिया कर की वसूली के आदेश दे दिए। उसके बाद राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के शासन में हुई। कब? तो 1720 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिलाने का कार्य भी जो है किया था। तो ये बात आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं आगे तो देखिए, इसके अपने भाइयों से जब इसको शासन में बैठना था तो अपने भाइयों से इसको 4 युद्ध करने पड़े थे। यहाँ 3 दिखे हैं, 4 युद्ध इसे करने पड़े थे। देखिए, सबसे पहले बहादुरगढ़ का युद्ध, ठीक है, या बहादुरपुर युद्ध 1658 में दारा और उसके भाई शाह गुजा के साथ हुआ। घरमट का युद्ध, ठीक है, 15 अप्रैल 1658 में दारा को औरंगजेब ने हरा दिया, ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध, ये आपका प्यारे बच्चों 24 मई 1658 में दारा को औरंगजेब ने हरा दिया। जितने युद्ध हुए इनके भाइयों के साथ, सब में औरंगजेब जीता था। औरंगजेब को वीणा बजाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। वीणा बजाते हुए इसने जो है सिक्कों को भी चलवाया था, ठीक है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। बहादुर शाह प्रथम महान मुगल सम्राट औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था। कहने का मतलब है इनके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम जो है साम्राज्य चलाते हैं। फर्रुख सियर को घृणित कायर भी कहा जाता था, ठीक है। मोहम्मद शाह, इसे सुंदर युवतियों के प्रति रुझान होने के कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। देखिए, मयूर सिंहासन की बात करें तो मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था प्यारे बच्चों, वो मोहम्मद शाह था। एक बात और ध्यान रखना है, औरंगजेब का एक ऐसा शासन था, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में ये समझ लो कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, और इसने ये समझ लो पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह द्वारा जो है जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशवराव मंदिर, इन तीनों मंदिरों को तोड़वा दिया था। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या जो थी वो 20 मानी जाती है। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वार्नियर औरंगजेब के चिकित्सक भी थे। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, औरंगजेब तक ही जो है मुगल शासन एक अच्छा और बढ़िया शासन चला था। उसके बाद जो है औरंगजेब समाप्त हो गया था। मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है ये मुगल शासन का जो है एक न्यू वो समाप्त हो गई थी। फिर तो ये नाम मात्र का ही रह गया था, ऐसे ही चल रहा था, कोई इतनी वो नहीं थी इसमें ज़्यादा कि मतलब दबाव बनाया जा सके। और इन मुगलों की कमी की वजह से ही जो है भारत में अंग्रेजों का कब्जा भी हो गया और यहाँ पर अंग्रेजों ने जो है राज किया, ठीक है। मुगल कालीन मुहरों के बारे में बताऊं तो मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था, ठीक है। इलाई, ये सोने का गोल आकार का सिक्का था, ठीक है ना। संसब की बात करें तो अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, 101 तोले का था, आप ये समझ लो संसब। रहस्य की बात करें तो ये गोल
एवं चौकोर दोनों तरह के सोने का सिक्का था। ये 5.5 तोले का था। अतमाह 25 तोले के सोने को सिक्कों को कहा जाता था। विनसात प्यारे बच्चों 20 तोले के सोने के सिक्कों को कहा जाता था। रुपया चांदी का सिक्के को कहा जाता था। जलाली ये चांदी के सिक्के को कहा जाता था। अकबर का जो काल था उसमें 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात के पदवी के थे। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शाहजहां भी फुटकर घुड़सवार करते थे, ठीक है, रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे ताकि युद्ध वगैरह में ये अच्छा खासा नेतृत्व कर सकें। ये बात ध्यान रखना। अगर मुगल सेना में 4 भागों की बात करूं, जैसे कि एक पैदल सेना होती थी लड़ाई फड़ाई के लिए, ठीक है, पैदल सेना होती थी, एक घुड़सवार सेना होती थी, एक तोपखानची होते थे, एक हाथी सेना होते थे। तो इन्होंने 4 गुटों में जो है युद्ध की रणनीति को फैला रखा था। ठीक है, लेन देन के लिए बात करें तो तांबे के दाम का प्रयोग होता था। रुपया में 40 दाम होते थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे अगर बात करें तो सर्वाधिक इनका जो हिसाब किताब था, कपड़े का उद्योग था, ददनी प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में भी उगाई जाती थी। अफीम भी जो है उस समय बहुत अच्छा खासा मात्रा में होता था। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपकी समझ में आ गई। आगे देखिए ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना की बात करें तो 20 जून 1756 ईस्वी की घटना है। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों ब्लैक होल के बारे में। तो देखिए, ब्लैक होल की घटना कलकत्ता अर्थात अब कोलकाता में 20 जून 1756 ईस्वी को घटी थी। इस घटना में बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला की सेना ने ब्रिटिश कैदियों को एक छोटी सी जेल में रात भर कैद रखा। कहने का मतलब है इस घटना में कई आरोपी लोगों को कैद कर लिया गया था, कई लोग मारे गए। इस घटना में 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया था। ठीक है, और इनमें से मुख्य था हॉलवेल नाम का एक ऑफिसर। माना जाता है कि जब उसको खोला गया बंदी बनाने के बाद तो उसमें 23 ही बच पाए थे। ये बहुत बड़ी रणनीति थी, आप ये समझ लो। ठीक है, बाकी सब मर गए। एक छोटा सा कमरा था, उसमें ऑक्सीजन जाने की भी जगह नहीं थी। ठीक है, अगला आ जाइए प्यारे बच्चों। देखिए, अगला बात करें प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। ये युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के मध्य हुआ था। अगर ब्रिटिश की तरफ से बात करें तो उसका नेतृत्व जो किया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने धोखाधड़ी की थी। ठीक है, और उन्होंने दल बदल कर लिया। इस युद्ध में मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बना। इस युद्ध में अंग्रेजी प्रतिद्वंदियों फ्रांसीसी को बाहर कर दिया गया। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत करने का एक बहुत ही बड़ा जो है एक कह सकते हैं कि उनके लिए एक टारगेट कंप्लीट होने वाला काम था। ठीक है, प्लासी जो था प्यारे बच्चों ये भागीरथी नदी के किनारे था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में नादिये जिले के मुर्शिदाबाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, आ जाइए आगे। अकबर सेकंड अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम बादशाह था। ठीक है, अकबर द्वितीय या सेकंड ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था। करनाल का युद्ध प्यारे बच्चों, तो देखिए करनाल का युद्ध जो था वो 15 मार्च 1739 ईस्वी को हुआ था। करनाल का युद्ध जो है कुछ जगह आपको 24 फरवरी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 24 फरवरी 1739 ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और फारस के शासक नादिर शाह के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो है माना जाता है कि नादिर शाह विजयी हुआ। नादिर शाह जो था फारस के अफसरयाब वंश के संस्थापक थे। मोहम्मद शाह जो है ये कला के महान संरक्षक थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नादिर शाह इस युद्ध में शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी अपने साथ ले गया था और उसमें हीरा भी शामिल था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए बात करें, ये युद्ध पूर्वी पंजाब में अब हरियाणा करनाल नामक स्थान पर नादिर शाह व मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया था। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ संपूर्ण भारत का एक संक्षिप्त इतिहास हमने समझा है।